नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब हैं। एग्जाम की दृष्टि से 4 से 5 नंबर आप ये पक्के करने वाले हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद ये 50 प्रश्न तैयार किया गया है, ये कंसेप्ट तैयार किया गया है। सभी लोग वीडियो के अंत तक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिए और इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम को टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका ध्यानपूर्वक समझिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के चैप्टर से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दोस्तों, अधिगम के संबंधित कौन सा कथन सत्य दिया गया है? अब कथन स्टेटमेंट एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। ये भी सही बात है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अधिगम के संबंधी ये सभी कथन सत्य दिए गए हैं, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। दोस्तों, जो सीखना है इसको सबसे पहले किसने जो है प्रस्तावित किया था? आपके थांडाइक, ईपी पलाव, स्किनर या कोहलर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले और कोई नहीं, आपके हम बात करेंगे ईपी पलाव। जी हाँ दोस्तों, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ईपी पलाव। देखिए, मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में संयोजित करने का प्रयत्न भी करता है। इस संयोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का भी प्रयास करता है और इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से शरीर वैज्ञानिक थे। शरीर वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? जी हाँ, शरीर वैज्ञानिक थे स्किनर, फ्रोबेल, ईपी पलाव या वाटसन। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक विज्ञान यहाँ पे बताना है आप लोगों को। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ईपी पलाव एक हमारे शरीर वैज्ञानिक कहलाते थे, शरीर वैज्ञानिक थे। तो ठल वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्किनर ने प्रयोग किया। स्किनर ने कुत्ते पर किया, चिंपैंजी पर किया, बंदर पर किया, ये चूहों और कबूतर पर किया। जी दोस्तों, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? सभी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी कुत्ते की बात की जाती है ईपी पलाव का नाम आता है, चिंपैंजी की बात की जाती है कोहलर का नाम आता है, बंदर की बात की जाती है कोहलर का नाम आता है, कोहलवर का नाम आता है, लेकिन स्किनर की बात की जाती है तो चूहा और कबूतर ऑप्शन आता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंध की बात करें तो ना ही अधिगम सही है, ना ही सहचर है, ना ही उद्दीपक सही है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। देखिए, नैमित्तिक या सक्रिय अनुबंधन जो होता है, यह इस अनुबंधन सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। और स्किनर के अनुसार दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, अनुक्रिया और सक्रियता। कितने होते हैं? पहला होता है अनुक्रियता, दूसरा होता है सक्रियता। तो इनमें से कोई नहीं राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? कोहलर ने, ईपी पॉलाव ने, थांडाइक ने या बीएफ स्किनर ने? जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? देखिए, जब भी प्रभाव के नियम की बात की जाती है एक ही नाम आता है, थांडाइक का नियम। थांडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। तो मुख्य नियमों से प्रभाव का नियम आता है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का। ठीक है, हमारे थांडाइक मनोवैज्ञानिक की कहला जाते हैं। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं आप लोग अच्छे तरीके से।
इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन बताना। असत्य कथन का चयन करना है। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, प्राणी निष्क्रिय होता है, सहचर निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वलन की प्रत्याशा होती है। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अगर कथन देखें, इसमें अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राणी इसमें निष्क्रिय रहता है, यह गलत है। प्राणी इसमें क्या किस प्रकार से रहता है? सक्रिय रूप में रहता है, इसलिए यह कथन असत्य है। सहचर निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। सहचर निर्माण में परिणाम जो है बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, और एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वलन की प्रत्याशा भी होती है। तो पुनर्वलन की प्रत्याशा ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं शब्द है एग्जाम के दृष्टि से। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? विलोपन तथा विभेदन में सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति होती है, या उक्त सभी होता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि अधिगम की प्रक्रिया में विलोप और विभेदन भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है, स्वतः पुनः प्राप्ति होती है, उक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? सभी कमेंट कीजिए। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो राइट ऑप्शन जान लेते हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर हल, बंडूरा, टॉलमैन या सेलिगन तथा मायर की बात करते हैं। तो अधिगम के अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जब भी अव्यक्त अधिगम की बात की जाएगी तो आपके टॉलमैन का नाम लिया जाएगा। अव्यक्त अधिगम को बिल्कुल टालना नहीं है। ऐसे मैन हैं जो किसी को भी टालते नहीं हैं, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हैं, वह है आपका अव्यक्त अधिगम। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कि बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के कितने तत्व बताएं? स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव, अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद, अवधान, तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा, या अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए। देखिए, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताएं, तो इसमें से पहला आपका आता है अवधान। इसके बाद आती है आपकी स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। ये 4 हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा अंतिम में आएगा और अवधान प्रथम में रहेगा, ये चीज़ हमें ध्यान देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि अपशब्द बोलने पर, जी हाँ दोस्तों, अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की क्या संभावना होती है? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, तटस्थ होगी या अनवरत रहती है? देखिए, कोई भी बालक जब वह अपशब्द बोलता है तो बालक की पिटाई हो जाती है। तो ऐसी अनुक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना घट जाती है। क्यों घट जाती है? अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना घट जाती है, क्योंकि उसको पता है अगर वह अपशब्द बोला गया तो उसे दंड मिलेगा। अब जब दंड मिलेगा तो वह अनुक्रिया क्या है, बार बार नहीं करेगा, उसमें कमी आएगी, इसलिए अनुक्रिया घट जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न,
अधिगम असहायता की परिघटना का या परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ दोस्तों, अधिगम तथा असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है सेलिगमैन और मायर की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जो होता है वा और बा में अंतर ना कर पाना। वा और बा में अंतर ना कर पाना यह किस प्रकार का कहलाएगा? डिसलेक्सिया कहलाएगा। डिसलेक्सिया है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई होती है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बताती है। तो सबसे पहले पढ़ने में दिक्कत आना। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दिया गया कि पुलाव में या पुलाव के प्रयोग में जो है भोजन क्या है दोस्तों? ईपी पुलाव के प्रयोग में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित है या अनुबंधित है? तो पुलाव के प्रयोग में भोजन क्या है? तो अनुबंधित कहला जाएगा। अनुबंधित उद्दीपक हमारा भोजन कहला जाएगा। दोस्तों अधिगम क्या होता है? तो अधिगम एक कौन सी क्रिया कहला जाती है? अधिगम एक मानसिक क्रिया कहला जाती है। कौन सी क्रिया? मानसिक क्रिया कहला जाएगी। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी किससे सीखता है? तीव्र गति से, मंद गति से, समान गति से या सभी प्रकार से सीखता है? दोस्तों सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी जो सीखता है वह तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा होती है, आक्रामक अभिवृत्ति होती है। मतलब मुझे करके ही रहना, मुझे बिल्कुल सीखना ही है, इस बार एग्जाम फतेह करना, इस बार एग्जाम को क्रैक करना है। तो विद्यार्थी जो सीखता है वह तीव्र गति से सीखता है। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को क्या करता है? तो परिणाम का अगर ज्ञान है आपके पास तो वह सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के सीखने की गति को क्रमशः कैसे आती है? तेजी से, मंद आती है, समान हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्या है? तेजी आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया क्या होती है? व्यक्ति, आप और हम ये सभी आ जाते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख जो प्रक्रिया होती है वह सीखना भी होता है, अधिगम भी होता है और लर्निंग भी होता है, अर्थात सभी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? जब आप सीख रहे होते हैं उस प्रक्रिया के दौरान व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव में होता है, अभ्यास में होता है या इन सभी में होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में जो होता है व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, अनुभव, अभ्यास इन सभी में होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह स्टोव को नहीं छूता है। बालक का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? तो बालक के व्यवहार हमारा अधिगम कहला जाएगा। बालक गर्म स्टोव को अगर छू रहा है जिससे उसका हाथ जल जाए, दोबारा उस स्टोव को ना छुए, तो बालक का यह व्यवहार किस प्रकार का कहलाएगा? वह अधिगम कहला जाएगा। दोस्तों अधिगम नहीं है, देखिए वृद्धि अधिगम है, परिवर्तन अधिगम है, लेकिन बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसे अधिगम नहीं कहें। बिना अभ्यास व अनुभव के अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे अधिगम नहीं कहा जाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो व्यक्ति की बाहरी व्यवहार जो प्रक्रिया होती है वह निष्पादित प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की बाहरी और
व्यवहार या प्रक्रिया है, निष्पादित प्रक्रिया कहला जाती है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न। दोस्तों, कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना क्या कहलाता है? अनुबंध, निष्पादन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उक्त में से कोई नहीं। कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना, जी हाँ, कविता को दोहराना भी है, उसे याद भी करना है और अध्यापक को सुना भी देना है। ऐसा कार्य क्या कहलाएगा? निष्पादन। अगला प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिए। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आ चुका है। और वह दोस्तों हम प्राचीन अनुबंधन, जब भी अनुबंधन का जिक्र आएगा ईपी पावलोव का नाम आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना है, अपने माइंड पे स्टोर कर लेना। ठीक है, नो डाउट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अनुबंधित तथा अननुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? क्रिया प्रसूत में, साहकलिक में, ऐच्छिक में या उपसभी में? जी हाँ दोस्तों, अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी की हम नहीं बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? बी ऑप्शन की, साहकालिक अनुबंधन। सहकालिक, क्योंकि सहकालिक मतलब दोनों की, अनुबंधित और अनानुबंधित दोनों उद्दीपक अगर एक साथ दिए जाए तो क्या हो जाएगा? सहकालिक। सह मतलब एक साथ, तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। तो शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। ईपी पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो पावलोव ने, सभी लोग जानते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक आपके सभी लोग जानते हैं, स्किनर की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो होता है वह व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो क्रिया प्रसूत मतलब क्या होता है? सभी लोग बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? देखिए, एक संकेत उद्दीपन होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। क्या होता है? एक संकेत उद्दीपन है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को ठीक पहले होता है और संकेत देता है। तो ये हमारा कौन सा कहलाया जाएगा? ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक इज द राइट आंसर। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर दोनों पर किए, अर्थात उक्त दोनों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बिल्ली पर किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। अगला, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि ये क्या होते हैं? तो भोजन, पैसा, प्रशंसा ये हमारे धनात्मक पुनर्बल होता है। कोई कार्य करने से भोजन मिल जाता है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं पेट के लिए होता है। अगर इंसान के पास पेट नहीं होता तो वह हो सकता है कुछ कार्य ना करे, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है, अभी प्रेरणा नहीं है, लेकिन भोजन की वजह से कार्य करना पड़ता है। पैसा की ज़रूरत है, प्रशंसा मिलती है, तो ये हमारे सारे धनात्मक पुनर्बलन होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कह सकते हैं। कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के पुनर्बलक प्राणी को पलायन और परिहार की अनुक्रिया सिखाई जाती है? देखिए, पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया उसे ही सिखाई जाती है उस प्रकार के पुनर्बलक प्राणी को जो ऋणात्मक होते हैं। क्या होंगे? जो ऋणात्मक होते हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी पाठ सीखने से अगर गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे हमें क्या कहेंगे? तो कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो वह शून्य अंतरण होगा। क्या होगा? शून्य अंतरण होगा। अगर उसका साथ दे रहा है तो वह धनात्मक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है, तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है?
अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं, इसके बाद आपको अगर हिंदी सिखाया जाए तो सरल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं संस्कृत की चीज़ें हमें हिंदी में सीखने में मदद कर रही हैं, अर्थात धनात्मक अंतरण हो जाएगा। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को सुगम बनाने हेतु, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु, या सभी के लिए। देखिए, शिक्षण क्षेत्र में जो है अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अधिगम को सुगम बनाया जा सके, नई सूचनाओं को अर्जन किया जा सके और अधिगम को उत्साही बनाया जा सके। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्न में से अधिगम नहीं है। देखिए, वृद्धि और परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान, या सभी। देखिए, अधिगम इनमें से कोई भी ऑप्शन में आपका अधिगम नहीं दिया गया है, इसलिए ये सभी आपके अधिगम नहीं आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, परिपक्वता होती है, आवश्यकताएं होती हैं, रुचियां होती हैं, अभिप्रेरणा होता है, अवधान भी होता है, बुद्धि, अभियोग्यता, ये सारे आते हैं। लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रखा जाए तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ना तो वातावरण नहीं है, तो वातावरण भी है, थकान और ऊब जाना, आयु और प्रवृत्ता, ये तीनों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। और प्रश्न कर रहा है कौन सा नहीं है, तो उसमें से कोई नहीं, आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसे हम चयन कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो इसका कारण क्या है? शारीरिक अशक्तता, मानसिक, अधिगम अशक्तता। देखिए, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है अधिगम अशक्तता। क्या हो जाएगा? अधिगम अशक्तता की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? जिसमें विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई होना, शारीरिक संतुलन में कमी होना, तो ये सभी जो है आपके अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लक्षण हैं। तो अधिगम अशक्तता हमने इस पर क्यों किया था, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा होता है? तो अधिगम को अगर प्रभावशाली बनाना है, उसके लिए उत्तम तरीका स्वप्रेरणा, खुद के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना, खुद के अंदर एक मोटिवेशन लाना। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया, परिणाम का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, ये तीनों मुख्य नियम है, लेकिन सादृश्य का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। आपको अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है, तो गेस्टाल्ट शब्द का समग्रता भी होता है, पूर्णकार भी होता है, समरूपता भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है, परिभाषा दी है, तो सभी लोग जानते हैं यह किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। ये अधिगम की परिभाषा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, लेकिन बीएफ स्किनर ने भी इस पर परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या कहा है स्किनर ने? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य आए तो स्किनर करना है, और जेपी गिलफोर्ड ने इस पर भी प्रतिक्रिया दिया है। जेपी गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो जेपी गिलफोर्ड करना है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, सामंजस्य आता है तो आपको स्किनर करना है, और सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह हमारा वुडवर्थ का हो जाता है। सीखना किससे प्रभावित होता है? तो सीखना आपके प्रेरणा से प्रभावित होता है।
अगला प्रश्न है, थांडाई का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो थांडाई के अधिगम का सिद्धांत प्रयत्न भूल का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, थांडाई के अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो थांडाई का सिद्धांत एक व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहलाता है, प्रयास एवं त्रुटि की बात की जाती है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की बात की जाती है। इन नामों से जाना जाता है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है, तीव्र होती है, अति तीव्र होती है, अनिश्चित होती है। तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है वह धीमी होती है। बच्चा अचानक दौड़ने नहीं लग जाएगा, धीरे धीरे बच्चा सीखता जाएगा। कोहलर के अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोहलर के अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर का अधिगम का सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं, अंतर्दृष्टि की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व आपकी अनुभव भी है, फिर आपके बुद्धि भी है, प्रयास एवं त्रुटि भी है, अर्थात उपरोक्त भी। तो अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण एकीकरण। क्या होता है दोस्तों? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण एकीकरण। जिस अनुकरण में तर्क निहित नहीं होता है वह क्या होगा? चेतन अनुकरण, अचेतन अनुकरण, सक्रिय अनुकरण या विशिष्ट अनुकरण। जी हाँ दोस्तों, जिस अनुकरण में तर्क निहित नहीं होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं चेतन, सक्रिय और विशिष्ट अनुकरण, इन तीनों में जो है तर्क निहित होता है। लेकिन अचेतन अनुकरण जो होता है इसमें तर्क जो है निहित नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट ये 50 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के टॉपिक के थे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से आपने समझ पाया, अच्छे तरीके से आपने समझा, जाना, परखा। बाकी सभी क्लासेज आपके 11:30 में मॉर्निंग में CDP क्लास होगी, 7 PM में आपके EBS NCERT पैटर्न पर क्लास होगी, तो आपको ज्वाइन करना है और अपने TT एग्ज़ाम को फतेह करना है। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।